अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं ज़िशान बशीर। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में आपको सबसे पहले बताएंगे कि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बरसी बांग्लादेश में भी मनाई गई। बरसगीर पाक व हिंद की आज़ादी के बाद पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, जो मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दो हिस्सों पर मुश्तमिल था। मशरक़ी पाकिस्तान ने हमसे अलहदगी इख्तियार कर ली और बांग्लादेश बन गया। अगर पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में ना आता तो आज बांग्लादेश भी ना होता। पाकिस्तान की आज़ादी के कायद और बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह की 11 सितंबर को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेश में भी 76वीं बरसी मनाई गई। पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 74वीं बरसी को नेशनल प्रेस क्लब ढाका में उर्दू गीतों और शायरी के साथ मनाई गई। इस मौके पर बांग्लादेशी मुकर्रीरीन ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर न सिर्फ रोशनी डाली बल्कि इस बात को माना कि अगर पाकिस्तान न बनता तो पाकिस्तान के बगैर बांग्लादेश का वजूद भी ना होता। इस मौके पर पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर धंगल भी मौजूद थे। इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया दिन भर को वक्त देने के लिए। सर, कहिएगा कि आप इस पर क्या कमेंट करेंगे। हम सब जानते हैं कि माजी में हसीना वाजिद की हुकूमत ने भारत की ईमा पर कभी भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब हसीना वाजिद के जाने के बाद अब बांग्लादेश से आवाज़ें आ रही हैं कि उन्हें अब पाकिस्तान और चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। तो इस ऐसा इक़दाम से खित्ते पर क्या मस्बत असरात मुरतब हो सकते हैं, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी है कि वो ख्वाब जो कि हम देखा करते थे वो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा हो गया। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के हवाले से जो एक हुकूमत की पॉलिसी थी बांग्लादेश में, वो अपने अख्ताम को पहुंची और लोगों ने अपने असली लीडर को जो है वो चुन लिया और लोगों ने अपने असली लीडर की तस्वीर लगा के बांग्लादेश के अंदर जो है ये साबित कर दिया कि दो कौमी नज़रिया जो है वो जिंदा है। और जो गर्क हुआ वो था मुक्ति भानी का नजरिया, और मुक्ति भानी के पीछे जो लोग चलाने वाले थे उनका नजरिया बहरे खलीज बंगाल में गर्क हो गया। अब देखने की बात यह है कि एक ऐसे वक्त के अंदर जब दुनिया जो है वो मुख्तलिफ बातें करती थी, कायद की कौम दो मुल्कों में बस रही है, एक बांग्लादेश है और एक पाकिस्तान है। जब मुसलमानों का इश्क एक नए नज़रिए के लिए हिंदुस्तान के अंदर शुरू हुआ तो उसका आगाज़ बांग्लादेश से जो है वो जो ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ से हुआ, कश्मीर से हुआ, और फिर पाकिस्तान के हसूल के लिए मेहनत की गई। और मौलवी अब्दुल हक जो है उन्होंने जो है बाकायदा एक करारदाद पेश की जिसके नतीजे के अंदर ये सब कुछ हम देखते हैं, ये जो समरात हैं पाकिस्तान के, ये हम समेटते हैं। इसका मतलब यह है कि जो कायद का नज़रिया था और पाकिस्तानियत और हुब्बुल वतनी का जो जज्बा था वो बदर्जे उत्तम जो है पाया जाता है बंगालियों में। अब जिन्होंने बांग्लादेश की तख्लीक की वो तो बेड़ा गर्क हो गया, उनका धान मंडी में पहले तो कत्ल कर दिया गया शेख मुजीब को अपने रुफाका और अजीजों के साथ, और उसके बाद जो है अब हमने उनकी बेटी की जो नजरियात है उसका जनाजा निकलते भी देख लिया। अब हैरान कुन बात यह है कि तमाम के तमाम जो मुजस्मे थे जो कि उसकी कोई शेख मुजीब के साथ लिंक्ड चीज़ें थीं, उसका घर था, उसकी बाकियात थीं, उनको लोगों ने मशमार करके रख दिया, उनको तो रुस्वा कर दिया, उसके ऊपर जूते फेंके गए, उसके ऊपर हद यह है कि गलाजत जो है वो की गई। तो ये एक अलमिया है। ये मेरे ख्याल में उन लोगों को, गद्दारों का अपना अंजाम देखना चाहिए कि उनके लोग जो होते हैं वो उनको रिजेक्ट कर देते हैं। ये सिर्फ शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा नहीं था, बल्कि मेरे ख्याल से जो भारत की एक मजबूत गिरफ्त थी वो भी खासी कमज़ोर हो गई, और अब भी भारत इस सिलसिले के लिए डेफिनेटली वो आराम से तो नहीं बैठेगा। दोनों मुल्कों को अपने ताल्लुकात आगे बढ़ाने के लिए बहुत एहतियात के साथ और बहुत हिकमत अमली के साथ चलना होगा। ये देखिए, अभी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान में आई और आपको हैरान कुन ये बात है कि पाकिस्तान में वो खुलेआम जॉगिंग करते रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा और बड़े खुशियां समेट के वो गए। पाकिस्तान ने भी बड़ा मोहब्बत का इजहार किया। ये मेरे ख्याल में एक कौम का दूसरी कौम के साथ रिश्ता है, बल्कि एक ही कौम है, कायद की कौम का जो मुख्तलिफ दो मुल्कों में बसती है उसका रिश्ता है। एक मोहम्मद अली साहब थे जो बांग्लादेश से ताल्लुक रखते थे, वो मिड 90s तक, जब तक कि वो हयात थे, वो पाकिस्तान में बाकायदा वजारत उनको एक दी गई थी, यानी कि वो वफाकी वजीर का दर्जा रखते थे, और ये हमारा उनके साथ मोहब्बत का रिश्ता था। आज जो है मेरे ख्याल में हमें अपनी सिफारतकारी को बेहतर करना पड़ेगा। आप जैसे मीडिया ने ये जिक्र किया, मैं सलाम पेश करता हूँ सुनो न्यूज़
न्यूज को कि कम से कम उन्होंने एक अहम मौजू को उठाया तो सही, बात तो की, लेकिन यहाँ तो लोगों को रोजाना की सियासत से ही फुर्सत नहीं है। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान का जो कयाम है उसको समझना बड़ा जरूरी है। एक वेस्ट पाकिस्तान बना, एक ईस्ट पाकिस्तान बना, इसलिए क्योंकि हम अपने हिसाब का निजाम चाहते थे, रुमाल बराबर पाकिस्तान चाहते थे, जिसमें हम अपना निजाम, अपना इस्लाम का निजाम और सुनहरी असूल जो है वो अपना सके। उसके नतीजे के अंदर उन्होंने कभी भी हिंदुस्तान की जो हेजमनी थी उसको कबूल नहीं किया। हिंदुस्तान आज वहां रुस्वा और दलील हो गया। हिंदुस्तान ने जो 250 क्रॉसिंग पॉइंट्स दिए थे उनके ऊपर भी हिंदुस्तान को लिए आज हजीमत का शिकार है। जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी हसीना वाजिद पे वो डूब गई, और उन्होंने जो पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट की थी, उन्होंने जो मीडिया पे इन्वेस्टमेंट की थी, जो आवाम के अंदर उन्होंने नफरतों के बीज बोए थे, वो खलीज बंगाल में डूबे। तो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, जिसमें आपने कहा कि असल में तो ये उनकी जो है वो शिकस्त है। आपको याद होगा कि क्या बोला था उसने, इंदिरा गांधी ने कहा था कि मैं अपनी फौजों को ढाका की गलियों में जो है मार्च करते हुए देखना चाहती हूँ। और फिर नरेंद्र मोदी जो है जब ढाका गया तो उसने कहा कि मैं बतौर आरएसएस का एक नुमाइंदा मैंने पाकिस्तान तोड़ने में किरदार अदा किया। ये देखे ना, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर इनको लेके जाना चाहिए है। जो एक मुल्क के खिलाफ जो है साजिश करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, इन लोगों का पकड़ होनी चाहिए। अब इसके हवाले से मेरे ख्याल में हमें अपनी खारजा पॉलिसी को मजबूत और मुस्तहकम करना चाहिए, और एक जामे मंसूबा के साथ हमें नौजवान नस्ल को उनके साथ जो है वो साथ खड़ा होना चाहिए। मैं और मेरी तहरीक जवानान पाकिस्तान जो कि एक सियासी तंजीम है, हमने तो उनको पैगाम दिया है, तहनीती पैगाम भिजवाए हैं कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आज पाकिस्तान का वो ख्वाब जो था वो पूरा हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह इसको पूरा करने वाले कोई और नहीं बल्कि बंगाल के नौजवान लड़के लड़कियां हैं। अभी इसमें एक बात बड़ी अहम है, मैं जरूर बात करना चाहूंगा। जो इल्जामात अफवाज पाकिस्तान पे तरह तरह के घटिया इल्जाम लगते थे, जिसमें कहा जाता था कि जी हमने पता नहीं उनकी खवातीन के साथ ज्यादती की, उनके माल को लूटा, फलाना किया, वो तमाम गलत साबित हुए। क्योंकि अगर तो ये जो नौजवान नस्ल जिनके दादा दादी वालिदैन के साथ अगर ऐसा कोई यकीनन दुश्मन का एक प्रोपेगेंडा था और ये भी निस्तो नाबूद हुआ। जी इजाजत दीजिए मैं अपनी बात को मुकम्मल कर लूं। अगर तो ऐसा कोई उनके साथ जुल्म ज्यादती किया होता तो फिर मुझे बताएं आज वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लग रहे हैं? इसका मतलब है वो तमाम झूठी बातें थी, वो तमाम गलत नेगेटिव प्रोपेगेंडा था। आज जिसको बंगाल की कौम ने, बंगाल के जवान ने अल्हम्दुलिल्लाह रद्द करके कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो तस्वीर है उनको अवैधा कर दिया, पाकिस्तान के झंडे बुलंद हुए, पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे बुलंद हुए। ये है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान और ये हमारे कायद हैं जिनका ये नजरिया और है। आज भी अब्दुल्ला साहब बजा तौर पर हम शायद ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश आज भी मशरकी पाकिस्तान ही है और वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात डेफिनेटली ना सिर्फ हुकूमती सतह पर बल्कि अवामी सतह पर भी अब बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सीनियर तर्जुमाकार हमारे साथ इस बारे में सारे ख्याल कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि अदलिया से मुतालिक जो मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के लिए हुकूमत ने पार्लियामान में नंबर गे मुकम्मल कर ली है। हुकूमती ज़राए ने दावा किया है कि हुकूमत ने आइन में तरमीम का इब्तदाई मुसवदा भी तैयार कर लिया है। मतलूबा नंबर गेम पूरी होने के बाद ही कल कौमी असम्बली और सेनेट के गैर मामूली इजलास भी तलब किए गए हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये आइनी तरमीम के हवाले से बात की जा रही है और 2/3 मेजॉरिटी इसके लिए चाहिए और इसके लिए हिमायत हासिल करने की कोशिश भी की जा रही। डिप्टी ब्यूरो चीफ गजाला नौरीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं। गजाला, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, अब इसके लिए भाग दौड़ भी की जा रही थी, हिमायत हासिल करने की कोशिश की जा रही थी, क्या नंबर्स पूरे हो चुके हुकूमत के पास? जी बिल्कुल, हुकूमती ज़राए की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि हुकूमत ने मुजव्वज़ा आइनी तरमीम जो कि अदलिया से मुतल्लिक थी उसके लिए पार्लियामान में नंबर गेम मुकम्मल कर ली है। जबकि हुकूमती ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि न सिर्फ ये कि नंबर गेम पूरी कर ली गई है बल्कि हुकूमत ने आइन में मुजव्वज़ा तरमीम का इब्तदाई मुसवदा भी तैयार कर लिया है। हफ्ते के रोज़ यानी कि कल कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब किए गए हैं। हम इन इजलासों को गैर मामूली कह रहे हैं इसलिए कि ये पार्लियामान की रिवायत नहीं रही कि हफ्ते के रोज़
पार्लिमान के इजलास तलब किए जाएं। ताहम जब इस हवाले से अरकान पार्लियामेंट से हमने बात की तो उनका भी ये मौक़िफ़ था कि ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी के हफ्ते के रोज़ इजलास तलब करना न सिर्फ ये कि खिलाफी रवायत है बल्कि गैर मामूली है। और इसके बाद हुकूमती ज़राए की इस बात को तक़वियत मिलती है कि हुकूमत ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के लिए पार्लियामान में नंबर गेम भी मुकम्मल कर ली है। हुकूमती ज़राए ने इसके साथ ही हमें यह भी बताया है कि मौलाना फजलुर रहमान ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ देने के लिए मशरूत आमादगी जाहिर कर दी है। और हमने देखा कि इस हवाले से गुज़िश्ता दिनों न सिर्फ ये कि काफ़ी मुलाकातें होती रही बल्कि वज़ीर आज़म की जानिब से एक इशाया भी दिया गया था। इब्तदाई इतलात ये थी कि उस वक्त भी अरकान को ये बता दिया गया था वज़ीर आज़म की जानिब से कि हुकूमत मतलूबा नंबर गेम करने में कामयाब हो गई है। प्रोग्राम में वापस आएंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं और अब बात कर लेते हैं कि नाकिस और गैर मयारी हाइब्रिड धान बीज ने काश्तकारों का दिवालिया निकाल दिया है। सीड्स कंपनियों ने ज़रूरत से ज़ायद मौसमी मफाद के लिए चावल की फसल के लिए कुछ बीज चाइना से इंपोर्ट किए और मिक्सिंग करके काश्तकारों को महंगे दामों फरोख्त करके खूब मुनाफा कमाया। चावल के काश्तकारों ने सीड्स कंपनियों और सीड डीलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है, जबकि दूसरी जानिब महकमा ज़राअत का कहना है कि काश्तकारों ने महकमा ज़राअत की हिदायत को नज़रअंदाज किया, जिससे उन्हें मौसमी नुकसान का सामना करना पड़ा। इसी सिलसिले में हमारे नुमाइंदे उमर फारूक ने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है बुचेकी से, वो आपको दिखाते हैं। इस साल में पाकिस्तान ने तकरीबन $5 अरब से ज़ायद चावल एक्सपोर्ट किया। हाइब्रिड चावल की एक अगेती और मुनाफा बख्श वैरायटी है। पाकिस्तान की मुख्तलिफ सीड्स कंपनियां चाइना से हाइब्रिड का बीज इंपोर्ट करती हैं और अपनी पैकिंग में यहाँ पाकिस्तान में धान के काश्तकारों को फरोख्त करती हैं। इस साल जो बीज उन्होंने काश्तकारों को दिया है उससे काश्तकारों को जबरदस्त माली खसारे का सामना करना पड़ा है। आइए हम हाइब्रिड चावल के काश्तकारों से मालूम करते हैं कि वो सीड्स कंपनियों के इस किरदार के हवाले से क्या कहते हैं और हुकूमत से किस तरह का मुतालबा करते हैं। उसने कहा था कि 90 मन से 100 मन पैदावार आएगी। हुकूमत इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, हमारे पैसे भी वापस लेके दे, तफस भी मुझे दे, हमारे 2 एकड़ बर्बाद हो गए। 1.5 तो 2 लाख रुपया खर्चा, 2 लाख रुपया ठेका, बिल इतने बहुत ज्यादा कि हर महीने 3 लाख रुपया बिल आता है। 1700 रुपये जो 25 मन हुई है वो भी 1700 रुपये में बिकी है। कंपनीज की तरफ से भी कुछ मसाइल आए हैं कि कुछ बीज जो है ना वो इन्होंने मिला जुला दे दिया, कुछ गालबन इनके पास पिछला पड़ा था या इधर जो इन्होंने खुद एक कोशिश की है तैयार करने की। डीलर जिन्होंने सीड सेल किया है वो अपनी कंपनीज को प्रेशराइज करें तो अपने जिम्मेदार का जो है ना अजाला करने की कोशिश करें। जिस तरह गंदम तो तौबा कर ली है, इस तरह मूंजी तो भी तौबा करके इतने चारा वगैरह या कोई इस किस्म की कुछ चीज़ काश्त कर लांगे। ज़मींदार तो अगे ही ख़त्म होया पे मरिया पे। परेशानी है कि हमें कहा गया ये था कि आपकी 100 से ऊपर एवरेज फी एकड़ जो है वो निकलेगी, लेकिन 20 मन 25 मन यहाँ से एकड़ ऊपर नहीं जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब के पास, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ननकाना साहब। इनसे मालूम करते हैं कि हाइब्रिड बीज के हवाले से इनका क्या मौक़िफ़ है। ये टेम्परेचर जून और जुलाई में काफ़ी मामूल से ज़्यादा रहा है। हम ज़िम्मेदारों को ये आगाही देते हैं कि हम जो है ना मंजूर शुदा इकसामी काश्त करें और 20 मई से पहले काश्त ना करें। हाइब्रिड सीड्स काश्त करने वाले ज़िम्मेदारों का कहना है कि सीड्स कंपनीज ने और सीड्स डीलर्स ने हमारे साथ तारीखी फ्रॉड किया है। सीड फरोख्त करते वक्त उन्होंने दावा किया था कि हमारा ये बीज 120 मन से लेकर 130 मन फी एकड़ पैदावार देगा, जबकि हमारी फी एकड़ पैदावार महज 20 मन और 30 मन फी एकड़ रही। यही वजह है कि उनको माशी नुकसान का सामना करना पड़ा। चावल पाकिस्तान की एक अहम और नकतावर फसल जो मुल्की ज़रूरियात के अलावा बैरून मुल्क एक्सपोर्ट भी की जाती है, लेकिन अब की बार भी किसानों को मुश्किलात का सामना है और मार्केट में चावल का रेट भी सही नहीं लगाया गया है। हफ्जाबाद से हमारे नुमाइंदे शहबाज कुल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। शहबाज, क्या मुश्किलात हैं काश्तकारों को? जी बिल्कुल, हफ्जाबाद जो है वो एक ज़रिया इलाका और धान की फसल की काश्त के हवाले से काफ़ी अहमियत का हामिल जो है वो समझा जाता है। इस दफ़ा हफ्जाबाद में 4.25 लाख एकड़ रकबे पर जो है वो धान की फसल जो है वो काश्त की गई है, जिससे न सिर्फ इस दफ़ा मार्केट में गैर मियारी और नाकस बीज दस्तयाब होने के बायस किसानों की फसल जो है वो शदीद मुतासर हुई है। मसा एक किसान मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, कौन सा बीज इस्तेमाल किया, क्यों परेशान है? सानू बीज बड़ा गैर मियारी से बड़ा नाकस मिले मार्केट दे विचों। असी अपील करने
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਬੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੀ ਕੋ ਅੱਛਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ। ਜੇ ਜ਼ਰੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਜ਼ਰਾਤ खुश होगी, मुल्क खुश होगा। जे असी गुजारे चाँ तो मुल्क भी गुजारे जी है। उनका कहना है कि हुकूमत को कोई ऐसा अच्छा मुफीद बीज जो है वो मार्केट में दस्तयाब होना चाहिए ताकि किसान जो है वो खुशहाल होगा तो मुल्क की जो ज़राअत है वो मजबूत होगी। जी ठीक है, इस बारे में हमें शहबाज गुल आगाह करे थे। नाज़रीन वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कहते हैं जिस मुआशरे में खेलों के मैदान आबाद हों वहाँ पर अस्पताल वीरान होते हैं, लेकिन कोयटा में नौजवानों को खेलों के लिए सहूलियात और मैदान ही मैसर नहीं। हमारे नुमाइंदे मोहिबुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ऐसा क्यों है और इंतज़ामिया का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। मोहिब बताइएगा। जी बिल्कुल, कोयटा में स्पोर्ट्स ग्राउंड्स ना होने की वजह से और सहूलियात ना होने की वजह से यहाँ पर जो अक्सर प्लेयर्स हैं वो रोडों पे खेलने पे मजबूर हो गए हैं, जिसकी वजह से अक्सर ट्रैफिक हादसात जो है वो भी रहनुमा होते हैं। यहाँ पर कुछ यंगस्टर्स प्लेयर मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर क्या कहेंगे, कोयटा में सहूलियात ना होने की वजह से जो है यहाँ पे जो अक्सर प्लेयर है वो रोडों पर खेलने पर मजबूर है। यहाँ पे जो स्पोर्ट फैसिलिटीज़ है ये बहुत कम है। तो गुज़श्ता रोज़ एक वाक़या पेश आया कि यहाँ पे अयूब स्टेडियम को एक क्रिकेट प्लेयर्स को गाड़ी ने मारा और उनके पाम से क्या मुतालबा करें? हुकूमत से ये मुतालबा करेंगे कि यहाँ पे हमारे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाया जाए ताकि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो अच्छी तरीके से खेले। तो यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं यंगस्टर्स, उनका ये कहना है कि हुकूमत बलूचिस्तान से हमारी यही दरख्वास्त है कि हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाया जाए, यहाँ पर ग्राउंड्स जो है वो बनाया जाए ताकि वहाँ पर हम लोग खेल सकें और बलूचिस्तान और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। जी देखना यह है कि हुकूमत का भी इस हवाले से इक़दामात उठाती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। खुदा हाफिज़।